The food is further digested in the stomach. The food is churned in the stomach for about 3 hours. The food is churned in the stomach for about 3 hours. During this time, the food breaks down into into still smaller pieces. And forms a semi-solid paste. Next point लिखें. The stomach wall contains 3 tubular glands in its walls. The stomach wall contains 3 tubular glands in its walls. 3 tubular glands in its walls. Contains 3 tubular glands in its walls. These glands secrete gastric juice. And these glands secrete gastric juice. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे गैस्ट्रिक जूस के बारे में. The gastric juice contains 3 substances. इधर कौन सा ग्लैंड क्लिक कर रहा है? क्या नाम क्या है ग्लैंड का? पता अच्छा तीनों गैस्ट्रिक कर रहा है तो कोई सिर्फ गैस्ट्रिक जूस. पहले लिखिए, मैं बताता हूँ, आप लिखिएगा. The gastric juice contains 3 substances. Hydrochloric acid, hydrochloric acid, enzyme toxin, and mucus, MUCUS. तो क्या होता है कि जो इसोफेगस से होता हुआ पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की वजह से जो फूड सारा का सारा जो स्टमक में चला जाता है, तो वो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड होता है, थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड होता है, थोड़ा बहुत उसको तोड़ दिया जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स में. फिर जब वो स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक में पहुंचने के बाद में वो स्टमक में लगभग 3 घंटे तक उसकी चर्निंग चलती रहती है. चर्निंग मतलब उसको
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बार बार, जैसे वॉशिंग मशीन में एक मूवमेंट होता है कपड़ों की धुलाई का, वो वही वाला मूवमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं चर्निंग, ठीक है। जैसे मिक्सी होती है, मिक्सी में वो सर्कल घूमता है ना, ऐसे चीज़ें मिक्स होती हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर भी चर्निंग चलती है लगभग 3 घंटे तक। अब जो हमारा जो स्टमक है, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, स्टमक की वॉल्स पे 3 अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, और वो जो ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं, ठीक है। अब वो जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं, वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर, गैस्ट्रिक जूस होता है किसके लिए, वो होता है फूड को फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए। तो अब उसमें क्या क्या सब्सटेंसेस होते हैं, 3 सब्सटेंस होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। तो बस इतना अभी आपको देखना है कि वो 3 तरीके के उसके अंदर सब्सटेंस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है और म्यूकस क्या करता है, वो देखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, due to the presence of hydrochloric acid, comma, the gastric juice is acidic in nature. Due to the presence of hydrochloric acid, the gastric juice is acidic in nature. The gastric juice is acidic in nature. The gastric juice is acidic in nature. Full stop. In the acidic medium, in the acidic medium, the enzyme pepsin begins the digestion of proteins. The enzyme pepsin begins the, in the acidic medium, the enzyme pepsin begins the digestion of proteins, begins the digestion of proteins present in food to form smaller molecules. Proteins present in food to form smaller molecules. To form smaller molecules. Thus, protein digestion begins in the stomach. Thus, protein digestion begins in the stomach. Please note that the enzyme pepsin works in the presence of an acid only, ब्रैकेट में लिखिएगा, which is fulfilled by
HCl। तो पेप्सिन का काम क्या होता है? सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, पेप्सिन की बात करते हैं। पेप्सिन का काम क्या होता है कि ये जो बॉडी में हम जो भी चीज़ें जो हम खाते हैं उनमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टमक का जो वॉल्स होती हैं उसमें ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। वो ग्लैंड्स जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंसेस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और तीसरा होता है म्यूकस। तो जो पेप्सिन है, पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के काम आता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, लेकिन कंडीशन ये है कि पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ तब काम करता है जब मीडियम एसिडिक हो। यानी कि प्रोटीन जो है वो सिर्फ प्रोटीन अगर उसको दे दिया जाए तो वो प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर दे, ऐसा उसका मतलब ऐसा वो नहीं कर पाता। वो कब काम करता है? जब प्रोटीन जो है वो किसी एसिड में मिले हुए हों। एसिड पहले से मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब प्रोटीन में मिल जाता है तो हम ये कहते हैं कि प्रोटीन इज प्रेजेंट इन एन एसिडिक मीडियम। तो जैसे ही वो एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होता है तो तभी डाइजेशन शुरू हो जाता है प्रोटीन का। ठीक है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। क्या हो गया? एक साथ ही सबको याद आ जाता है कि उंगलियां चटकानी है। टक टक। तो HCl का काम क्या होता है? HCl का काम होता है कि एक एसिडिक मीडियम देना, एंजाइम पेप्सिन को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा कि एंजाइम पेप्सिन जो है, ये जो एंजाइम है ये सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है जब मीडियम हमारा एसिडिक हो, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड ही ये काम करता है, नहीं तो नहीं काम करता। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आप नोट करें एक और फंक्शन भी है। क्या होता है? हाँ, वही बता रहा हूँ। HCl का सिर्फ एक ही काम नहीं होता कि वो एसिडिक मीडियम बना कर दे दे, एंजाइम पेप्सिन को काम करने के लिए वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करे। हम जैसे खाना खाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि भाई हाथ धोकर खाना खाया करो। कई बार हमसे ये कहा जाता है कि भाई खाने को ढक कर रखो तो उसके बाद उसको सीधा खा लो। ऐसा नहीं है कि खाने को आपने खुला छोड़ दिया, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी उस पर गिरते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम चाहते हुए ना चाहते हुए भी कुछ बैक्टीरिया भी बॉडी के अंदर चले जाते हैं थ्रू फूड। तो फूड में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को किल आउट करने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही होता है। ठीक है, तो नोट करें नेक्स्ट लाइन। Another function of hydrochloric acid is that another function of hydrochloric acid is that it kills any bacteria which may enter the stomach. Kills any bacteria which may enter the stomach. Another function of hydrochloric acid is that it kills any bacteria which may enter the stomach with food. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप कि म्यूकस का क्या काम है। तो लिखिएगा द म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल। Mucus helps to protect the stomach wall from its own secretions of hydrochloric acid. From its own secretions of hydrochloric acid.
its own secretions of hydrochloric acid, full stop. If mucus is not secreted, hydrochloric acid, if mucus is not secreted, if mucus is not secreted, comma, if mucus is not secreted, comma, hydrochloric acid will cause the erosion of inner lining of stomach. Hydrochloric acid will cause the erosion of inner lining of the stomach. Erosion of inner lining of the stomach, leading to the formation of ulcers in the stomach. Leading to the formation of ulcers. Leading to the formation of ulcers in the stomach. ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम म्यूकस की बात करते हैं तो म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वही एक सवाल जो दिमाग में आता है कि जो स्टमक है, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। सिक्रीट होने का मतलब क्या, प्रोड्यूस होता है। तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या वो स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो नेचर है वो क्या है, कोरोसिव नेचर है, यानी कि जला देने वाला नेचर है। तो क्या वो स्टमक को नहीं जलाएगा? क्या वो स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तो हम ये कहेंगे पहुंचा देगा। लेकिन क्या है कि एक म्यूकस सिक्रीट होता है स्टमक के अंदर। वो जो म्यूकस क्या है, वो म्यूकस की एक लेयर पूरी की पूरी स्टमक का जो लाइनिंग है, मतलब जो एक्सटर्नल उसका जो सरफेस है, उसके सरफेस पर म्यूकस पूरा का पूरा फैल जाता है। और म्यूकस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उसके साथ एसिड मिक्स होता है तो वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब म्यूकस एक्ट्स लाइक अ बेस, जैसे कि बेस होता है ना। अच्छा, कभी ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर हाथ वगैरह कहीं पर कुछ जल जाए, कोई एसिड लग जाए गलती से कहीं पर भी, तो उसके ऊपर पानी नहीं डालते, उसके ऊपर जो है साबुन लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि साबुन के अंदर बेस होता है। तो एसिड में अगर बेस मिक्स हो जाता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जलने के जो निशान होते हैं वो निशान नहीं पड़ेंगे। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन भी तुरंत खत्म हो जाएगा। चूना भी लगा लिया जाता है। चूना होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी बेस होता है। एसिड बेस वाले चैप्टर में करेंगे इसको। है, तो मैं ये कह रहा था कि म्यूकस जो है वो बेस की तरह एक्ट करता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो इफेक्ट पड़ने वाला होता है ना स्टमक पर, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब वही चीज़ है कि इफ़ म्यूकस इज नॉट सिक्रीटेड, कि अगर म्यूकस सिक्रीट ना हो तो क्या होगा, तो जो अंदर का जो सरफेस है, स्टमक के अंदर का जो सरफेस है, उस सरफेस पर धीरे धीरे HCl जो है वो उसको करोड करने लगेगा। मतलब उसके अंदर बहुत बारीक बारीक ना होल्स होने शुरू हो जाएंगे। और जब उसमें होल्स हो जाएंगे तो जो एसिड है वो एसिड वहाँ से लीक आउट होकर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में जाने लगेगा। और जब दूसरे ऑर्गन्स में जाने लगेगा तो मतलब हमको बॉडी में इंटरनली ऐसा लगेगा जैसे जलन सी हो रही है। और उसी प्रॉब्लम को कहते हैं अल्सर। ऐसे में ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है। तो अल्सर मतलब अच्छी खासी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अल्टीमेटली अगर इसको ट्रीट ना करा जाए तो ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो म्यूकस का सिक्रीट होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक हो जाता है? जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस को 3 ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। 3 अलग अलग ग्लैंड्स हैं। वो ग्लैंड्स हमको नहीं करते, क्योंकि बायो में क्या है, बायो में बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा वाइड है, हमको उन ग्लैंड्स में जाना ही नहीं है। बस ये है कि स्टमक के अंदर 3 ट्यूब की शेप के ग्लैंड्स हैं, वो 3 और वो गैस्ट्रिक पिछले साल बायोलॉजी कॉलेज चैप्टर में पढ़ा था कि अल्सर जो होता है वो हीलियोबैक्टर बैक्टीरिया से होता है। दो मतलब किसी भी बीमारी के होने के ना बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक चीज़ ये है कि म्यूकस से सिक्रीट ना हो, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर म्यूकस ढंग से सिक्रीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे ही स्टमक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और बैक्टीरिया से भी हो सकता है, और भी कई सारे। वो तो मतलब मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा वास्ट है कि उसमें जितना पढ़ें उतना कम। ठीक है, तो एक रीज़न ये है अल्सर का। अल्सर के और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं हम।
फिर हमें ये देखना होता है कि जब भी कभी स्टमक का हमारा फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है, स्टमक के बाद जो फूड है वो कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम ये देखेंगे कि जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो क्या होता है। तो नेक्स्ट आप नोट करें, फ्रॉम द स्टमक the partially digested food enters the small intestine. Partially digested food enters the small intestine. From the stomach, the partially digested food enters the small intestine. Full stop. Next line लिखेंगे. The small intestine is the largest part of the alimentary canal. The small intestine is the largest part of the is the largest part of the alimentary canal. Full stop. It is about it is about 6.5 meters long in an adult man. It is about 6.5 meters long in an adult man. अब ऐसा नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल होती है इसलिए उसका नाम स्मॉल रख दिया गया। हमने तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इतना लंबा होता है कि 6.5 मीटर लॉन्ग होता है वो एक एडल्ट मैन की अगर बात करी जाए तो उसके बावजूद भी उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ भले ही बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसकी जो विड्थ है ना वो विड्थ बहुत कम होती है, बहुत पतली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, नैरो होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे आप कि दो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग, दो the small intestine though the small intestine is very long, comma, it is still called small intestine. It is still called small intestine. Though the small intestine is very long, comma, it is still called small intestine because it is very narrow. Because it is very narrow. Because it is very narrow. नेक्स्ट पॉइंट पे लिखें, प्लीज नोट दैट the length of the small intestine differs in various animals. Please note that the length of the small intestine differs in various animals depending on the type of food they eat. Differs
कार्निवोरस का छोटा होता है, हार्बीवोरस का बड़ा होता है। The length of the small intestine differs in various animals depending on the type of food they eat. Depending on the type of food they eat. Depending on the type of food they eat. The type of food they eat, इसमें आप नोट करें, cellulose is a carbohydrate food which is digested with difficulty. नोट करिएगा, cellulose is a carbohydrate food which is digested with difficulty. Carbohydrate food which is digested with difficulty. तो सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट फूड होता है जिसको बड़ी मुश्किल से, जो बॉडी में बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिएगा ऐसा होता है, प्लीज नोट दैट द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। तो जिस तरीके की फूड हैबिट्स होती हैं उसी हिसाब से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ जो है वो वेरी करने लगती है। एक एग्जांपल दूंगा इवोल्यूशन का एग्जांपल दूंगा। इवोल्यूशन क्या होता है कि जैसे जनरेशन पर जनरेशन बीतती जाती है तो इवोल्यूशन कैसे होता है। इवोल्यूशन इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो अपनी, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, इस हाथ में 5 उंगलियां हैं तो वो छोटी वाली उंगली का यूज़ ही नहीं करता, ठीक है। अपनी छोटी वाली उंगली का वो मूवमेंट करता ही नहीं है, या ड्यू टू एनी रीज़न उसकी छोटी वाली उंगली में मूवमेंट होता ही नहीं है, वो ऐसी ही। अब उसके बाद क्या होता है कि उसकी नेक्स्ट प्रोजनी आती है। प्रोजनी का मतलब क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, उसके बच्चे, ठीक है। चलिए, और उसके जो बच्चे होते हैं वो भी अपनी छोटी वाली जो उंगली है उसका यूज़ करते ही नहीं है, वो छोटी उंगली जो है उनकी ऐसी रहती है। फिर जो उनके बच्चे हुए उन्होंने भी यूज़ करना बंद कर दिया, फिर उनके जो बच्चे हुए उन्होंने भी यूज़ करना बंद हुआ। तो क्या हुआ, ऐसे करते करते लगभग 100, 150 या 200 के करीब जनरेशन पास ऑन हो गई, ठीक है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कितने साल में आती है, लगभग 20-25 साल में आती है, ठीक है ना। भाई एक छोटा बच्चा है वो बड़ा हुआ, 20-25 साल में जाकर उसकी शादी हुई, फिर उसके बच्चे हुए, तो लगभग इतना टाइम लगता है। तो ऐसे ही जब जनरेशन पर जनरेशन आती जाती है उनको हम प्रोजनी बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म है प्रोजनी, PROGENY। तो क्या होता है कि उनकी ये जो फिंगर है, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं करते थे इस फिंगर को, तो ये फिंगर धीरे धीरे करके छोटी होनी शुरू हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक टाइम के बाद जाकर पता चला कि अब जो अगली जनरेशन का जो बच्चा पैदा हुआ उसकी 3 ही उंगलियाँ थी, उसकी छोटी उंगली थी ही नहीं, ठीक। तो मतलब ये थंब को अलग कर दिया जाए तो जो 4 उंगलियाँ थी उनमें से एक ही उंगली थी। तो ये इवोल्यूशन है, और इवोल्यूशन जो है ये बायोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है। और इसको कैसे करके देखा गया, किसी इंसान पर तो करके देखा नहीं गया। जब भी एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं तो वो जानवरों पर करे जाते हैं। तो एक ही ब्रीड के अलग अलग तरीके के चूहे होते हैं ना, वाइट कलर का चूहा भी होता है, बड़े वाले चूहे भी होते हैं, छोटे चूहे भी होते हैं।
तो एक ही ब्रीड के 6-7 चूहे ले लिए गए और कैंची से उनकी पूंछ काट दी, ठीक है। फिर क्या हुआ जब उनकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई और फिर जब चूहे पैदा हुए तो उनकी प्रॉपर पूंछ थी, उनकी तो पूंछ काट दी गई, एक्सीडेंटली काट दी गई ना, लेकिन उनकी पूंछ थी। फिर क्या हुआ, उनकी भी पूंछ काट दी गई सबकी, कि चलो भाई अब तुम्हारी अगली जनरेशन देखते हैं। उनकी अगली जनरेशन देखी, उनकी भी पूंछ काट दी गई, लेकिन हो क्या रहा है, जनरेशन बाई जनरेशन पूंछ का साइज़ थोड़ा उन्होंने देखा छोटा होता जा रहा है। और फिर ये देखा, क्योंकि उनकी जनरेशन को स्टडी करना भी आसान है, 10 दिन में एक चूहा बड़ा हो गया और अगले 10 दिन के बाद उसके बच्चे भी हो गए, ठीक है। तो उनकी जनरेशन को स्टडी करना आसान है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जनरेशन बाई जनरेशन स्टडी करा, नहीं तो पता चला भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कौन वेट करेगा, ठीक है। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला, उसमें आप ये एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो एक टाइम के बाद देखा गया कि फिर ऊंची नहीं थी चूहों की। अब जब हो गई लगभग 100-150 जनरेशन पास हो गई, तो 100-150 जनरेशन पास होने के बाद में पता चला कि अब जो चूहे आ रहे हैं उनकी पूंछ ही नहीं है, ठीक है। तो वो जो माउस पैदा हुए, उन माउस को क्या कह दिया गया, ये हाइब्रिड माउस है, ये हाइब्रिड माउस है। हाइब्रिड माउस मतलब इसमें हमने कुछ ना कुछ, मतलब मैन का इंटरवेंशन है इसमें, सिंथेटिकली आपने कुछ ना कुछ इसमें चेंज करा है, समझ गए कि नहीं। तो इसी तरीके से ये जो इवोल्यूशन है, ये इवोल्यूशन का प्रोसेस चलता रहता है। ये हम तो 150-200 मिलियन साल पहले थे नहीं, ना हमारे कोई ऐसे एंसेस्टर्स होंगे जो हमें बता पाएँ इस बात को, ठीक है। पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को भी याद नहीं होगा। तो ये कहा जाता है कि पहले जो लिजर्ड होती थी, जो छिपकली होती थी, उसके पंख होते थे एंड इट कैन एक्चुअली फ्लाई, वो उड़ सकती थी छिपकली। फिर क्या हुआ, क्योंकि पहले दीवारें वगैरह उतनी थी नहीं, धीरे धीरे जब सिविलाइजेशन होता गया, अब ये फालतू की बात नहीं बता रहा हूँ, फैक्ट है, तो कहानी की तरह सुनना, लेकिन फैक्ट है, याद रखना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सिविलाइजेशन होता गया तो वॉल्स बननी शुरू हो गई, इनको छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इन्होंने, जो रेप्टाइल्स हैं, खासतौर पर जो लिजर्ड है, ये दीवार पर बड़े आराम से चल जाती है और कोई भी कीड़ा मकोड़ा वगैरह कुछ भी है उसको ये खा जाती है, वही इसका फूड है। तो अब क्या हुआ कि अब इन्होंने सिर्फ रेंगना शुरू करा दीवार पर, छिपकलियों ने उड़ना बंद कर दिया। एक जनरेशन नहीं उड़ी, दूसरी जनरेशन नहीं उड़ी, ऐसे ही करके जब कई मिलियन ईयर्स हो गए तो ये पता चलता गया धीरे धीरे कि इनके जो पंख थे, इनके जो विंग्स थे, वो धीरे धीरे शॉर्टन होते चले गए, और आज जो हम छिपकली देखते हैं उसके किसी के विंग्स नहीं होते, समझ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ कि धीरे धीरे जो घर हैं, पहले किले होते थे, किलों के बाद में और छोटे घर होने लगे, अब तो धीरे धीरे सब फ्लैट्स में आ गए। तो धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि पहले जितनी बड़ी छिपकली होती थी, अब छिपकली उतनी बड़ी होती भी नहीं है, ऐसे ही। और इस चीज़ को हम बोलते हैं, किसी एक चीज़ का ख़त्म हो जाना, इसको हम क्या बोलते थे, एक्सटिंक्शन। ये भी बायोलॉजिकल टर्म है, एक्सटिंक्शन बोलते हैं इसको, ऐसा ही कुछ। हाँ, इंसान में 7-8 फुट के होते थे, अब ये सब कहीं सुनी बातें हैं, अब 6 फुट के। ये सब कहीं सुनी बातें हैं, क्या कहें, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनकी हाइट कम थी, पापा की उनसे 1 इंच ज़्यादा थी, मेरे पापा से 1 इंच ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे आने वाले मेरे बच्चे करते करते बहुत लंबे हो जाएंगे। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, जो प्रूवन फैक्ट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा कि अब ऐसे ही जब हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तो इंटेस्टाइन की बात अब कर रहे हैं, तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन प्लांट्स, लीव्स वगैरह ये खाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स हो गए और ग्रीन लीव्स हो गई, तो ये क्या करते हैं, ये सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो ख़ास तौर पर जो काऊ है, काऊ तो घास ही खाती है, तो जब वो घास खाएगी तो घास बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज प्रोड्यूस करेगा। और आपने देखा होगा, अगर काऊ को या भैंस को किसी को देखा हो, तो जब वो चारा खाती है बहुत देर तक च्युइंगम की तरह चबाती रहती है। इसका मतलब क्या है, हाँ, तो वो जो चीज़ है वो धीरे धीरे वो डाइजेशन चल रहा है। तो डाइजेशन का एक प्रोसेस उसके माउथ के अंदर चलता है, और फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके वो स्टमक के अंदर जाता है। फिर जो उनकी लार्ज इंटेस्टाइन है, क्योंकि अब वो घास खा रही है तो सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है डाइजेस्ट करने में सेल्यूलोज को। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, इवोल्यूशन का मतलब जनरेशन बाई जनरेशन आती चली गई काउस की या बफेलोज की, तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है
कि भाई उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ जो बढ़ता चला गया, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि भाई वो सेल्यूलोज, उनकी जो न जाने पुरानी हज़ारों पुश्ते जो हैं, उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है, तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ बढ़ गया। इसी तरीके से बात करते हैं टाइगर की, तो हो सकता है कि हज़ारों साल पहले टाइगर्स जो होते थे या लॉन्स जो होते थे, उनकी भी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती हो। अब वो खाते ही सिर्फ मीट है, तो वो सिर्फ मीट खाते हैं, तो मीट बहुत ईजी होता है डाइजेस्ट करने में, और बड़ा ईजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब वो मीट ईजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको बहुत लंबा होने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो अच्छी खासी लंबी हुआ करती थी, उसको वो फालतू ही पड़ी रहती थी, उसको ज़रूरत ही नहीं थी इतनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये वही उंगली वाला एग्जांपल हो गया कि उंगली है जो यूज़ ही नहीं हुई, तो वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होती गई, कमज़ोर होते होते उसका साइज़ छोटा हो गया, धीरे धीरे वो ख़त्म ही हो गई। तो जब ये देखा गया कि टाइगर्स और लॉयंस जो हैं वो टोटली कार्निवोरस ही हो गए, वो सिर्फ मीट ही खाते हैं, तो मीट खाते हैं तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका साइज़ धीरे धीरे जो है जनरेशन बाई जनरेशन नैरो हो गया। समझ गए मेरी बात? तो इस वजह से जो अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग एनिमल्स के ऑर्गन्स का साइज़ भी उनकी यूजेज पर डिपेंड करता है। क्लियर है? ठीक है, समझ गए? चलिए जी, इसी चीज़ को आगे लिखेंगे। Herbivorous animals like cow which eat grass ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। Herbivorous animals like cow which eat grass need a longer small intestine Herbivorous animals like cow which eat grass need a longer small intestine to allow the cellulose present in grass to allow the cellulose present in grass to be digested completely, to be digested completely. Full stop. 1 मिनट वेट करिए।
अगला लिखेंगे कि ऑन द अदर हैंड मीट इज अ फूड विच इज ईजियर टू डाइजेस्ट on the other hand, meat is a food which is easier to digest. Full stop. So the carnivorous animals like tigers carnivorous animals like tigers which eat meat have a shorter small intestine. Which eat meat have a shorter small intestine. Shorter small intestine. नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट नोट कीजिए द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ the small intestine in human beings is the site of complete digestion of food. Complete digestion of food. ब्रैकेट में लिखिए लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स. प्रोटीन्स तो स्टमक में हो जाते हैं. हाँ प्रोटीन तो स्टमक में हो जाते हैं. प्रोटीन तो स्टमक में हो जाते हैं. स्टमक में ही हो जाता है. अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कुछ भी अगर उसमें रह जाता है तो बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कवर होगा. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स like carbohydrates, proteins and fats. सब मिनरल्स वगैरह हाँ जी सब मिनरल्स वगैरह भी इसमें होते हैं. सब इसी में हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. क्योंकि क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, फाइनल डाइजेशन हो जाता है और उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. ठीक है. तो दिस हैपन्स एज फॉलोज. This happens as follows. इसके दो पार्ट लगेंगे. ए पार्ट है द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ टू ग्लैंड्स. है सारा. The small intestine receives the secretions of two glands. The small intestine receives the secretion of two glands, liver and pancreas.
यस, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब इसको नोट करना होगा। लिवर का फंक्शन नोट करेंगे और पैनक्रियाज का फंक्शन नोट करेंगे। अब नोट करें, लिवर सिक्रेट्स बाइल। Liver secretes bile, B-I-L-E, bile, full stop. Bile is a greenish yellow liquid made in the liver. Bile is a greenish yellow. Bile is a greenish yellow liquid. Bile is a greenish yellow liquid made in the liver, which is normally stored in the gallbladder, which is normally stored in the gallbladder. Bile performs two functions. सर बहुत से वो जो स्टोन होता है उसमें गॉलब्लैडर को बॉडी से निकाल लेते हैं, तो उसमें कहाँ पे स्टोर होगा? उसमें जो स्टोर है वो लिवर में ही है, क्योंकि वो लिवर जो है वो उसको आगे स्टोर कर नहीं पाता है, ठीक है, जो बाइल जूस है। तो इसी वजह से जिनका स्टोन का ऑपरेशन हो जाता है ना, गॉल ब्लैडर निकलवा देते हैं, उनको बोला जाता है कि आप तो ज़्यादा तला हुआ पूरी कचौरी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खानी है, हालांकि वो फिर भी खा लेते हैं, है ना। तो वो चीज़ लिवर पर अननेसेसरी बर्डन डालती है, क्योंकि लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करके और वो गॉल ब्लैडर को उसको टेम्परेरीली वहाँ पर स्टोर कर देता है, और गॉल ब्लैडर से वो जो बाइल है वो तब सिक्रीट होने लगता है जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं। तो अब क्या है कि उसके पास गॉल ब्लैडर ही नहीं है, तो लिवर जो है वो बाइल जूस तभी सिक्रीट करेगा जिस टाइम आप खाना खाएंगे। तो इस वजह से जितने भी लोग हैं जिनका स्टोन का ऑपरेशन हो जाता है और वो निकलवा लेते हैं गॉल ब्लैडर, उनको ये कहा जाता है कि आपको खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलना ज़रूरी है, ताकि उनका खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि बाइल जूस तभी के तभी लिवर सिक्रीट करेगा, तभी तभी खाना खाएगा, तो जो काम है वो तभी के तभी होगा। और उसमें क्या होता है कि उसमें वो बाइल जूस पहले से रहता है सिक्रीटेड, तो जिनका प्रॉपर्ली गॉल ब्लैडर है उनका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और गॉल ब्लैडर जिनका नहीं है उनको टाइम लगता है। नोट करें, बाइल परफॉर्म्स टू फंक्शंस। बाइल परफॉर्म्स टू फंक्शंस, क्या क्या है? पहला लिखें, मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, मतलब एसिड का उल्टा कर देना उसको। Makes the acidic food coming from the stomach alkaline so that pancreatic enzymes can act on it. बताओ।
ऑन इट। पहला फंक्शन। दूसरा नोट करें, bile salts break the fats present in the food. Bile salts break the fats present in the food into small globules. Fats present in the food into small globules making it easy for the enzymes to act and digest them. Making it easy for the enzymes to act and digest them. सर फैट्स में तो शुगर नहीं होता। फैट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सर कितना हम शुगर का चलिए मैं अभी बताऊंगा आपको डिटेल से। इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन में फर्क होता है। इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन में फ़र्क है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई फैट को डिसॉल्व कर देते हैं तो उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और डाइजेशन क्या है? डाइजेशन है तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ने को डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी। फैट्स का इमल्सिफिकेशन हो रहा है। इसका फैट्स का इमल्सिफिकेशन हो रहा है। फैट्स का इमल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि फैट्स उसमें मिक्स हो रहे हैं, उस चीज़ में मिक्स हो रहे हैं। इतना कर लीजिए जी, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं। और कल के लिए प्रिपेयर रहिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टेस्ट है कल।